यानी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखिए आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे कंपाइलर तक पहुंचता है। नोटिस करिए, आपने प्रोग्राम लिखा अपनी तरफ से कुछ ऐसा, हैश इंक्लूड, नोटिस वेरी केयरफुली, stdio.h, हैश इंक्लूड फॉलोड बाय conio.h। फिर इसके नीचे आपका कोड था void main, जो अभी तक हमने नहीं समझा है क्या करता है। फिर इसके नीचे आपने लिखा था clr scr, फिर इसके नीचे आपने लिखा हुआ था हेलो यूजर, देन आपने अपना ब्रेस बंद करा हुआ था। ये आपका कोड है, ठीक है। अगर आप भूले ना हो तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है, इस कोड का, जल्दी जल्दी बोलिए। इस कोड का कुछ नाम दिया था मैंने आपको पढ़ाते वक्त, बेसिक्स। इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, यही बोलते हैं ना इसको। तो ये आपका सी का सोर्स कोड है। अब सुनिए अंदर क्या होता है। अंदर ये होता है कि जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? ये सोर्स कोड सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। क्या नाम है उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहले हमारे सोर्स कोड को पढ़ेगा? मैंने आज ही आपसे वो नाम शेयर करा। सॉफ्टवेयर का नाम है प्री प्रोसेसर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यस ये एक सॉफ्टवेयर होता है। कहां होता है? सी लैंग्वेज के आईडी में, कंपाइलर में बिल्ट इन होता है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में टीसी डालेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम को जब पढ़ता है? तो जब ये आपके प्रोग्राम को पढ़ता है तो याद रखिएगा इसे पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। इसको पूरा प्रोग्राम समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर इसको क्या समझ में आता है? इसको बस शुरुआत की वो लाइनें समझ में आती हैं जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। मेरे प्रोग्राम में कितनी लाइनें हैं जिनके आगे हैश लगा है? मेरे प्रोग्राम में 2 लाइनें। तो अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा। किसकी सर्चिंग करेगा? जरा गौर से देखिएगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा 2 हेडर फाइल्स की। कौन सी 2 हेडर फाइल? एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी stdio.h, एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी conio.h। एक होगी stdio.h, एक होगी conio.h। क्या ये हेडर फाइल हम देख सकते हैं? बिल्कुल। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको ये हेडर फाइल्स दिखाऊंगा, ये कैसी दिखती हैं, इनके अंदर क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ये इन हेडर फाइल्स को पढ़ेगा, ठीक है, इनके अंदर का कोड उठाएगा, और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था हैश इंक्लूड stdio.h, गौर करिएगा, वहां पूरी पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? stdio की। और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था conio.h, वहां पूरी पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? conio.h की। पूरा पूरा कोड पेस्ट कर देगा और उसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा आपका लिखा हुआ कोड। कौन सा कोड? द कोड विच इज कॉल्ड एज void main, जिसके अंदर आपने अपने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। यानी अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं क्या वो प्रोग्राम सेम टू सेम कंपाइलर तक जाता है या वो प्रोग्राम चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। उस प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? आपके प्रोग्राम में पूरी कोडिंग stdio.h की पेस्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग ऑफ stdio.h है ये। पूरी कोडिंग पेस्ट हो जाती है conio.h की, और फिर इस पूरी कोडिंग के साथ आपका प्रोग्राम जाता है टुवर्ड्स द कंपाइलर। बिल्कुल सही तृप्तांश। हेडर फाइल का कंप्लीट कोड हमारे प्रोग्राम के अंदर हो जाता है पेस्ट, और इसलिए जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं, हाँ या ना? जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं, लेकिन अब जो कंपाइलर तक पहुंचा उसे सोर्स कोड नहीं बुलाते हैं, उसे सी में हम बोलते हैं एक्सपैंडेड सोर्स कोड। उसे सी में नाम मिला हुआ है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस नाम को? क्या आप इस नाम को जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपैंडेड इसलिए क्यों? नहीं, मशीन कोड नहीं है ये, नहीं है मशीन कोड सारंग। ये ध्यान से सुनो, ये अभी भी सोर्स कोड है। बस फर्क इतना है, आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल के नाम थे, हाँ या ना? आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल के नाम थे, है ना? लेकिन एक्सपैंडेड सोर्स कोड में ये नाम हट जाते हैं और इनकी जगह क्या आ जाता है? अभी क्या बताया मैंने आपको? हेडर फाइल की कंप्लीट कोडिंग आकर स्टोर हो जाती है। हेडर फाइल की कंप्लीट कोडिंग आकर आपके प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो जाती है। अब दिमाग लगाइए, जब हेडर फाइल का पूरा कोड आपके प्रोग्राम में पेस्ट हो जाएगा
तो क्या आपके प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ेगी? जल्दी बोलिए, क्या आपके प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं होगी? 100% होगी, 100% होगी। और जब साइज बढ़ेगी तो इसका नाम रख दिया गया है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। इसका नाम इसी कारण से रखा गया है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, अब अगली जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सपैंडेड सोर्स कोड है, लिसन केयरफुली, ये जो एक्सपैंडेड सोर्स कोड है ये आपको दिखेगा नहीं, ये बैकग्राउंड में बनेगा। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा साबित कैसे करोगे कि एक्सपैंडेड सोर्स कोड बनता है? ये बैकग्राउंड में बनता है, ये हमें दिखता नहीं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक्सपैंडेड सोर्स कोड बना? तो इसका सबसे सिंपल जवाब है, आज आप थ्योरेटिकली सुनिए, प्रैक्टिकल में आपको इसको करके दिखाऊंगा। इसका सबसे सिंपल जवाब है, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ये जरूर बताता है कि उसने आपके प्रोग्राम में कितनी लाइनों को कंपाइल करा। सुनना ध्यान से, जब आप सी में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर आपको ये जरूर बताता है उसने कितनी लाइनों को कंपाइल करा। अब दिमाग लगाइए, अगर ये प्रोग्राम एज इट इज कंपाइलर तक जाता हो, जो प्रोग्राम अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अगर यही प्रोग्राम कंपाइलर को मिलता तो कंपाइलर को बोलना चाहिए 7 लाइन्स कंपाइल। बताइए सही बोल रहा हूं? कंपाइलर को बोलना चाहिए 7 लाइन्स कंपाइल, क्योंकि आप गिनिए ये 7 लाइन्स का कोड है। आप गिनिए ये 7 लाइनों का कोड मैंने लिखा है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 एंड लाइन 7। 7 लाइनों का कोड मैंने लिखा है। लेकिन आपको जानकर सरप्राइज होगा, जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर आपके स्क्रीन पे मैसेज लिख कर देगा 461 लाइन्स कंपाइल्ड। ये आपके स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आएगा। अब आप सोचिए, हमने प्रोग्राम कितने लाइनों का लिखा था? 7 लाइनों का लिखा था। कंपाइलर क्या बोल रहा है? कंपाइलर बोल रहा है मुझ तक 461 लाइन्स पहुंची हैं। अब सोचिए, अगर कंपाइलर तक 461 लाइन्स पहुंची हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बीच में आया जिसने आपके प्रोग्राम की साइज को बढ़ा दिया, और वो सॉफ्टवेयर और कोई नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ये है जिसका सी में नाम होता है प्री प्रोसेसर। जिसका सी में नाम होता है प्री प्रोसेसर, राइट? अच्छा, अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये कैसे प्रूफ करोगे कि हेडर फाइल्स के ही कारण साइज बढ़ रही है? ये कैसे प्रूफ करोगे? हाँ, बता रहा हूं मैं। इश्नूर, आप 2 मिनट बात मेरी सुनिए, बताता हूं। ये कैसे प्रूफ करोगे कि हेडर फाइल्स के ही कारण साइज बढ़ रही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आप इसमें एक हेडर फाइल और ऐड करिए। आपको याद होगा एक मैथ.h हेडर फाइल भी होती है। जल्दी जल्दी बोलिए, एक मैथ.h भी होती है ना? अब नोटिस करिए, इमेजिन करिए मैंने अपने प्रोग्राम में 3 हेडर फाइल्स यूज करी। मैंने लिखा #include stdio.h, #include conio.h, और मैंने यहां पर एक और हेडर फाइल यूज कर ली math.h। एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। और उसके बाद वही सेम प्रोग्राम लिखा जो आपको बोर्ड पे मैं बार बार लिख के दे रहा हूं, void main clr printf hello user। इस बार हमने ये कोड लिखा। अब बताइए, मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक लाइन बढ़ाई है ना? गिव मी रिस्पॉन्स प्लीज। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही लाइन बढ़ाई है ना? अब 7 की जगह 8 लाइनें हो गई ना? 7 की जगह 8 लाइनें हो गई ना? लेकिन अब आप नोटिस करिएगा, जब आप इसे कंपाइल करेंगे और ये किस में कन्वर्ट होगा? फटाफट बोलिए, ये किस में कन्वर्ट होगा कंपाइलर तक जाने से पहले? ये कन्वर्ट होगा एक्सपैंडेड सोर्स कोड में। तो कंपाइलर आपको क्या बोलेगा? ध्यान से देखना, ठीक है? यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम stdio.h, यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम conio.h, यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम math.h, और यहां पर बिल्कुल बॉटम पे आपका कोड होगा विच इज void main, जो हमारा अभी समझना बाकी है। अब कंपाइलर आपको बोलेगा 625 लाइंस कंपाइल्ड। ठीक है, सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक हेडर फाइल ही बढ़ाई थी ना? मैंने तो सिर्फ एक हेडर फाइल बढ़ाई थी। जो अभी तक 461 लाइंस थी वो अब कंपाइलर को नजर आने लगी एज 625 लाइंस। इसका मतलब यह हुआ कि एक हेडर फाइल के कारण रफली आपके प्रोग्राम में 150-200 के आसपास लाइनें बढ़ जाती हैं। बोल सकता हूं, एक हेडर फाइल के कारण आपके प्रोग्राम में रफली
150 से 200 के आसपास लाइनें बढ़ जाती हैं। आप ये मत सोचिएगा सर आपको एग्जैक्ट साइज कैसे पता। मैं प्रोग्रामिंग करता रहता हूं, क्लासेस लेता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप एग्जैक्ट साइज निकाल पाए, बट आप ये देख जरूर सकते हैं कि आप जैसे ही कोई हेडर फाइल लगाएंगे अपने प्रोग्राम में, एकदम से आपके प्रोग्राम की साइज 150-200 लाइनों के आसपास इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन जिम्मेदार है आपके प्रोग्राम की साइज बढ़ाने का? जिम्मेदार है हेडर फाइल का कोड, और उस कोड को आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कौन करता है? उस कोड को आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट करता है प्री प्रोसेसर। ये कोड आपके प्री प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर में आपके कोड के अंदर पेस्ट होता है, और इसलिए ये कहलाता है अपने आप में एक्सपैंडेड सोर्स कोड। आगे की बात सुनिए, ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब किसके पास जाता है? ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसे कंपाइल करता है। फाइन, जब कंपाइलर इसे कंपाइल करता है तो कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट करेगा? फटाफट बोलिए। जब कंपाइलर इसे कंपाइल करता है तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। वेरी गुड। तो अब आगे की कहानी सुनिए, ये डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब जाता है उस सॉफ्टवेयर के पास जिसको मैं डे 1 से आपके सामने बार बार रख रहा हूं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर इस पर्टिकुलर एक्सपैंडेड सोर्स कोड को पढ़ेगा, और फिर कंपाइलर इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? कंपाइलर फिर इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द, वेरी गुड, इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। बिल्कुल ठीक। सो लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। कंपाइलर इसको उठाएगा और कन्वर्ट कर देगा इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मशीन कोड। ये मशीन कोड फिर किसके पास जाता है? ये वाला मशीन कोड which is actually the code of zeros and ones, right? इसी को आप कहते हैं मशीन कोड, इसी को आप कहते हैं बाइनरी कोड। So let me label it. This is called machine code. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर आप देख पाते हैं तो बस 010101 के फॉर्मेट में कोड होता है, जो हम इंसानों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये कोड अल्टीमेटली किसको पास होता है? ये कोड अल्टीमेटली पास होता है टू ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज सीपीयू। याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर आपके इस प्रोग्राम को चलाते हैं। दिस कोड देन गोज टू ओएस प्लस सीपीयू कॉम्बिनेशन। आपके कंप्यूटर में विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस मशीन कोड को पढ़ते हैं, और फिर आपको क्या मिलता है? आपको इस मशीन कोड का फिर फाइनली मिलता है आउटपुट। आपके स्क्रीन पे फिर फाइनली जनरेट होते हैं रिजल्ट्स, राइट? ये पूरी स्टोरी होती है आपके प्रोग्राम के बनने से उसके चलने तक की। बिल्कुल देख सकते हैं नेहा, देख तो सकते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में सब देखेंगे अपन, लेकिन समझ में हमें क्या आएगा? समझ में हमें एक ही चीज आएगी। वो कौन सा कोड है? वो है सोर्स कोड। We humans can understand only one code and that is source code. बाकी सब हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल प्री प्रोसेसर कोड ऐड नहीं करता। प्री प्रोसेसर आपकी फाइल में हेडर फाइल्स की कोडिंग ऐड कर देता है, और वो कंप्लीट कोड जो अब आपकी फाइल के अंदर ऐड हो गया है, उस पूरे कोड को अपन बोलते हैं एक्सपैंडेड सोर्स कोड। ठीक है, आशीष को कुछ डाउट है? यस आशीष, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको आशीष, जस्ट अ मोमेंट। जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन है सर। सर ये जो सर हेडर फाइल होती है सर, वो सर कौन से लैंग्वेज में होती है सर? मशीन कोड में होती है या फिर सोर्स कोड वाली लैंग्वेज में होती है? सोर्स कोड में ही होती है। तो अगर सर, तो फिर इससे सर मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम सर बढ़ नहीं जाता अगर इसको सर बैटरी मशीन कोड कौन लिखेगा बेटा? मशीन कोड लिखना किसके पास टाइम है? आप लिखोगे मशीन कोड? आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो मशीन कोड लिखोगे। लेकिन सर अगर हैश इंक्लूड और सर इसका जो सर हेडर फाइल का है, वो अगर सर अपन सर अगर पहले ही मतलब डाल दे ये मशीन कोड में, तब तो फिर सर एग्जीक्यूशन टाइम ही घट जाएगा। तो फिर प्री प्रोसेसर कैसे पढ़ेगा? प्री प्रोसेसर को मशीन कोड थोड़ी समझ में आता है। हेडर फाइल वाला पार्ट सोर्स कोड में होता है, दूसरा पार्ट लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, वो मशीन कोड में होती हैं, जो आप आगे समझेंगे। फंक्शन का कुछ पोर्शन हेडर फाइल में होता है, कुछ पोर्शन लाइब्रेरी फाइल में होता है। जितना हेडर फाइल में वो सब सोर्स कोड के फॉर्म में है, जो लाइब्रेरी फाइल में वो मशीन कोड में है। वो आप आगे समझेंगे हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में अंतर क्या है, बट अभी हेडर फाइल मशीन कोड नहीं होती है, वो सोर्स कोड ही होती है। अच्छा, थैंक यू सर।
ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ूं, ये पूरी कहानी क्लियर हुई। और मजेदार बात ये, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस आपने समझा, सोर्स कोड का एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनने तक का प्रोसेस और वहां से मशीन कोड बनने तक का प्रोसेस, ये पूरा एक बटन क्लिक पे होता है। और वो बटन क्लिक क्या है? वो बटन क्लिक है कंपाइल। क्योंकि ये एक बटन क्लिक पे होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि जब वो कंपाइल करते हैं अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले सोर्स कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है, प्री प्रोसेसर उसे कन्वर्ट करता है एक्सपैंडेड सोर्स कोड में, एक्सपैंडेड सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। और फिर आउटपुट कब आता है? कंपाइल करने से आउटपुट आ जाता है क्या? नहीं, आउटपुट के लिए फिर आप रन करते हैं। आउटपुट के लिए फिर आप रन करते हैं। मतलब अगर मैं इन स्टेप्स को नंबरिंग दे दूं तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, इतना होता है जब आप कंपाइल करते हैं। और स्टेप नंबर 6 और 7 ये होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। स्टेप नंबर 6 और 7 तब होते हैं जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजा। हैश इंक्लूड की कोडिंग, ध्यान से सुनो, हैश इंक्लूड अगर है तो वो सोर्स कोड है। हैश इंक्लूड की जगह अगर stdio की कोडिंग आ गई है, वहां से लेकर आखिर तक जो लिखा है वो कहलाएगा पूरा पूरा एक्सपैंडेड सोर्स कोड। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, यहां तक क्लियर हुआ?